शुक्ला, इतिहास विषय का विशेषज्ञ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः बीए तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। और इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की विशेषताओं को जानेंगे कि केंद्रीय प्रशासन का निर्माण कैसे हुआ था, इसमें कौन कौन से तत्व थे। तो इस पे एक एक करके चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं कि इसको पढ़ने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग इसके अध्ययन से जो सल्तनत केंद्रीय प्रशासन है उसकी विशेषताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो मुख्य टॉपिक हम लोगों का है सल्तनत कालीन प्रशासन, यानी हम लोगों का जो टॉपिक है वो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि जो सल्तनत कालीन प्रशासन है वो केंद्र से लेकर के गांव तक अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। हम इसे कहते हैं साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन। तो अगर सल्तनत साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन को देखें और उस विभाजन में महत्वपूर्ण कौन कौन से अधिकारी हैं, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर करके सवाल आते हैं लगभग में आपकी सभी परीक्षाओं। तो आप देखें कि जो अगर प्रशासनिक सल्तनत का प्रशासनिक विभाजन करें तो सबसे बड़ा पहले क्या आएगा, साम्राज्य आएगा। और साम्राज्य का जो मुख्य अधिकारी है यानी जो सर्वे सर्वा है वो सुल्तान कहलाता है। यानी जो सल्तनत कालीन साम्राज्य है उसका मुख्य अधिकारी या सर्वे सर्वा कौन है, सुल्तान है। अब साम्राज्य का विभाजन यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों में किया गया। जैसे आज भी है केंद्र, प्रांत और फिर कमिश्नरी, जिला और तहसील, ब्लॉक और ग्राम सभा में आज भी प्रशासन व्यवस्थित किया गया है जो आधुनिक भारत का। उसी तरह सल्तनत काल में भी साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। उन प्रांतों को विलायत यानी जो सल्तनत काल में प्रांत थे उनको विलायत या इक्ता के नाम से जानते थे। अब जो विलायत और इक्ता के स्तर पर जो प्रशासन चलाते थे उनको मुक्ता, वली और नायब के नाम से पुकारते थे। अब मुक्ता, वली और नायब की व्याख्या हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। जब प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे ये लोग अपने अधिकारों के आधार पर इनकी श्रेणियां निर्धारित की गई। अब जो प्रांत है इसको सिख यानी जिले में विभाजित किया गया और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था यानी मुख्य अधिकारी जो इसका इस स्तर पर शासन कार्य देखता था उसे हम सिकदार कहते हैं। और जिला जो सिख था वो परगना में विभाजित था और परगना के जो मुख्य अधिकारी थे वो आमिर थे और चौधरी, दो अधिकारी मुख्य थे जो यहाँ के प्रशासन को व्यवस्थित करते थे। परगने का विभाजन ग्रामों में हुआ था जिसका प्रशासन खुद और मुकद्दम देखते थे। इस तरह जो ग्राम है वो ग्रामों का समूह परगना है। परगनों के समूह को सिख कहते हैं और सिख के समूह को विलायत या प्रांत कहते हैं और प्रांतों या विलायत के समूह को साम्राज्य कहते हैं। तो इस तरह जो प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि में रख करके जो सल्तनत कालीन साम्राज्य है उसको कई स्तरों पर विभाजित किया गया। ये हमने देखा। दूसरी बात, जो सल्तनत कालीन जो प्रशासन है उसका स्वरूप देख लें कि वो कैसा था, किस तरह, क्या लोकतांत्रिक था, कि सैनिक था या विकेंद्रीकृत था या एक तंत्रीय था। तो इसमें हम देखें विभिन्न इतिहासकारों ने जो कंक्लूजन निकाला है उसमें एक चीज दिखाई देती है कि ये निरंकुश सत्ता पर आधारित था, यानी सैन्य शक्ति के आधारित शासन व्यवस्था थी। यानी शासन व्यवस्था का जो मुख्य आधार था उसमें सैन्य तत्व प्रधान थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये तंत्रीय शासन व्यवस्था थी। तंत्रीय मतलब कि नीचे से ऊपर तक जो शासन है उसका मुख्य जो व्यवस्था करने वाला है वो एक व्यक्ति है और वह है सुल्तान। यानी वो उच्च पदस्थ यानी केंद्र से लेकर के निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अमीर हैं, उनकी नियुक्ति और पदच्युति के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह एक तंत्रीय शासन व्यवस्था है।
और इसमें धर्म का भी प्रभाव है, क्योंकि जो सल्तनतकालीन प्रशासन है उसका जो आधार है वो इस्लामिक कानून है, तो इसका मतलब धर्म का भी प्रभाव है। तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में एक तंत्रीय और सैनिक शासन व्यवस्था बनी हुई थी जो निरंकुशता पर आधारित थी, और ये इस पर धर्म का प्रभाव घटता और बढ़ता रहता है। इसलिए हम इसको धार्मिक राज्य तो नहीं कर सकते। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चूंकि ये सारा शरीयत पर आधारित था और अधिकांश समय तक लोग शासन करते रहे और मुल्ला मौलवी उलेमाओं का इसमें प्रभाव रहा, इसलिए हम इसको धर्म आधारित शासन कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने इसका खंडन किया और कहा है कि जो धार्मिक राज्य होता है, यानी जो दिल्ली सल्तनत है वो धार्मिक राज्य नहीं है, क्योंकि अगर धार्मिक राज्य होता तो शासन पुरोहित वर्ग के हाथ में होता। अब पुरोहित वर्ग जो शासन नहीं करता है, सुल्तान शासन करता है, और इसमें विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, उसको सहयोग देने के लिए अमीर होते हैं। इसलिए हम इसको धर्म का इस पे प्रभाव तो कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक राज्य नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने देखा कि जो निरंकुश सैनिक और एक तंत्रीय शासन व्यवस्था है जिसमें धर्म का प्रभाव दिखाई देता। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये हो गए जो प्रशासन है उसका स्वरूप है, और दूसरी चीज प्रशासनिक विभाजन साम्राज्य का। अब हम देखें एक तत्व आता है खलीफा। ये भी जो सल्तनत प्रशासन है राज्य है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है कि जो भी इस्लामिक साम्राज्य है उसका जो सैद्धांतिक प्रमुख होता है वो खलीफा कहलाता है। यानी जो खलीफा है वो धार्मिक नेता है मुस्लिम शासन समाज और साम्राज्य का, लेकिन बाद में वह राजनीति का भी सर्वोच्च नेता बन गया। लेकिन अगर सर्वोच्च नेता बन गया और वह बगदाद में रहता है और दिल्ली में अगर गोरी और ऐबक ने अगर सत्ता स्थापित की, तो खलीफा के वो पूरे प्रभाव को स्वीकार किसी भी तरह से नहीं करेंगे। यानी वो जो स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, जो सत्ता है, वो पूरी स्वतंत्रता के साथ उसका प्रयोग करेंगे। तो खलीफा यहाँ पे व्यवहारिक संप्रभु नहीं होता है दिल्ली सल्तनत में, एक्चुअल में ये सैद्धांतिक संप्रभु होता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो धर्म का जो राज्य का आधार है वो धार्मिक जो नियम कानून है वो है, इस आधार पर खलीफा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि जो खलीफा है वो दिल्ली सल्तनत में उसकी क्या भूमिका है। तो भूमिका ये है कि सैद्धांतिक प्रमुख है, यानी खलीफा जो मुस्लिम साम्राज्य और समाज है उसका धार्मिक और राजनीतिक दोनों संप्रभु है, लेकिन वो सैद्धांतिक है। राजनीतिक अगर संप्रभु की बात की जाए तो सैद्धांतिक है। तो जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का वो खलीफा की ओर से शासन करता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो स्वतंत्र है। और वास्तविक रूप से अगर स्वतंत्र है तो खलीफा से सिर्फ वो मान्यता अपने पद की लेता है, क्योंकि जो सैद्धांतिक प्रमुख है वो खलीफा है। तो अगर सुल्तान शासन की पदवी ग्रहण करता है, शासन भार संभालता है, तो खलीफा से अपने पद की अगर स्वीकृति ले लेता है तो लेने के बाद वो वैध माना जाएगा, और वैध माना जाएगा तो उससे जो मुस्लिम जनता है उसका सहयोग मिलेगा, और दूसरी चीज उसे साम्राज्य जो राज्य है उसको संचालित करने में आसानी है। इसीलिए देखें कि इल्तुतमिश पहला जो शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्रदान की। अब सैद्धांतिक करने के पीछे ये भी आप देख सकते हैं कि जब इल्तुतमिश ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध या मान्यता प्राप्त सुल्तान कहते हैं। लेकिन खलीफा वास्तविक संप्रभु नहीं है, इसीलिए जब हलाकू ने खिलाफत का अंत कर दिया, यानी खलीफा की हत्या कर दी, उसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने अपने अभिलेखों में कहीं न कहीं खलीफा के नाम को जिंदा रखे। उसके निर्देशों का पालन नहीं किए, लेकिन जनता के समक्ष उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अभिलेखों में उसके नाम को जिंदा रखे। तो इस तरह हमने देखा खलीफा, तो खलीफा का भी प्रभाव है। और जब मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी तो वहां पे खलीफा की सत्ता को मुगल शासक मान्यता नहीं देंगे, जो दिल्ली सल्तनत को मुगल काल से अलग कर देगा। अब देखिए सुल्तान
तो सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय व्यवस्था है उसमें एपेक्स वाली है, यानी सर्वोच्च बिंदु है। सर्वोच्च बिंदु मतलब कि शासन की सभी संस्थाओं पर सभी संस्थाएं इसके अधीन है। अब इसके अधीन है तो इसका मतलब है कि जो सुल्तान है वो सल्तनत का केंद्र बिंदु है, यानी सर्वोच्च कानून निर्माता है, सर्वोच्च सेनापति है और सर्वोच्च न्यायाधीश है। ध्यान दीजिएगा कि जो सुल्तान है साम्राज्य में सर्वोच्च कानून निर्माता, सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी पदाधिकारी हैं सभी उसके अधीनस्थ हैं और सभी की वो नियुक्ति और पदच्युति करता है। दूसरी बात, जो सुल्तान है उसके कर्तव्य भी जाने, तो इसके कर्तव्य क्या है कि जब पूरा साम्राज्य ही उसी का है तो उसकी रक्षा करेगा ही, तो उसका जो कर्तव्य है इस्लामिक राज्य और प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, शांति तथा दंड व्यवस्था कायम करना, कर वसूल करना और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ये तो उसके अधिकार है। तो सही से जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें उलेमाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उलेमा, सुल्तान के बाद जो उलेमा है इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। खलीफा जो सैद्धांतिक प्रमुख है तो उसके जो प्रतिनिधि है वो उलेमा है। उलेमा क्या है कि ये मुस्लिम कानून, मुस्लिम धर्म, ध्यान दीजिएगा, धर्म और कानून ये दोनों के व्याख्याकार है। अगर दोनों के व्याख्याकार हैं और सल्तनत प्रशासन जो है उसका आधार इस्लामिक धर्म और कानून है, तो ऐसे में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होकर उभरती है। अब महत्वपूर्ण बन के उभरती है तो ये इनको कहने का मतलब कि सुल्तान और जनता दोनों पर एक प्रभाव रखते हैं, और अगर सुल्तान अगर इनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करता है तो जनता को भड़काते हैं और उस पर इस्लाम की अवहेलना करने का आरोप लगाते हैं। इसीलिए सुल्तान अक्सर करके इनको तरजीह देता है, लेकिन ये इनकी जो शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो सुल्तान के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। अगर शासक कमजोर है तो ये लोग अपनी नीतियों को उसको सल्तनत में अपने नीतियों को लागू करवा लेते हैं, और सुल्तान अगर मजबूत है, उसका व्यक्तित्व मजबूत है, उसकी क्षमता, प्रशासनिक क्षमता ज्यादा ठीक है, तो वो कहीं कहीं इनकी अवहेलना करता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को देखें तो कहता है कि मैं नहीं जानता कि शरअ शरीयत में क्या लिखा है। जो बयाना के काजी गुसुद्दीन था उससे कहा मैं नहीं जानता कि इस्लाम के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, मैं वही करता हूँ जो राज्य और रियाया के लिए ठीक है, अनुकूल है। मोहम्मद बिन तुगलक भी इसकी अवहेलना करने की कोशिश करता है और कहीं के धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये हमने देखा कि जो उलेमा है प्रभाव है। दूसरी बात, जो तो धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहीं कहीं स्थापित करने के, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है कि जब उसने कहीं कहीं जो इस्लामिक कानून हैं उन पे जो राजकीय कानून हैं उसको तरजीह देने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए समान कानूनों का निर्माण किया, तो खलीफाओं ने जबरदस्ती विरोध किया, और विरोध किया तो जनता कहीं कहीं उसके विरुद्ध होगी, और विरुद्ध हो गई तो आप देखेंगे कि विद्रोहों की लंबी श्रृंखला भी शुरू हुई। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि उलेमा की महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, उलेमा जो वर्ग है इसी में से जो प्रशासन का दान विभाग है, न्याय विभाग है, उस पे इनकी नियुक्ति होती है। इसी वर्ग से लोग उस पे नियुक्त होते हैं। दूसरा, अमीर वर्ग, तो आप जानते हैं कि जो सल्तनतकालीन जो पदाधिकारी हैं वो अमीर कहलाते हैं, और इसी वर्ग से उच्च से लेकर के निम्न जो पदस्थ अधिकारी हैं, चाहे सामान्य प्रशासन हो चाहे सैनिक प्रशासन हो, वो सभी में इन्हीं से नियुक्ति होती है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज जाने कि जो सुल्तान है, अगर विश्व में पहला अगर सुल्तान की उपाधि प्रथम इस्लामिक सल्तनत में अगर पहला सुल्तान अगर किसी ने उपाधि धारण की सुल्तान की तो मोहम्मद गजनवी है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनवी, यानी मोहम्मद गजनवी ऐसा शासक है जिसने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि। दूसरी चीज, जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो मानते हैं कि वो कहीं कहीं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर की कृपा से शासक बने हैं, और ऐसे में जो शासन के जो उनके शासकीय कार्य हैं
वो कहीं कहीं ईश्वर की प्रेरणा से संचालित होते हैं, इसलिए वे सामान्य प्रकार से अपने को ऊपर रखते हैं और जिन इलाही और नियामक ये खुदाई जैसी उपाधियों का धारण करते हैं। जैसे इस श्रेणी में अगर देखें सुल्तानों में, तो जो बलवन है, बलवन ने अपने को सामान्य लोगों से पृथक करने के लिए और अपने ऊपर जो आरोप लगे थे नासिरुद्दीन महमूद को विष देने और राज्य अपहरण का, उससे मुक्ति पाने के लिए उसने जो जिल इलाही यानी नियामत खुदाई की उपाधि धारण किया। उसके पीछे प्रेरणा यही थी कि उसने कहा कि मैं ईश्वर की कृपा से ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से शासक बना हूँ, न कि किसी को विष दे करके और न ही किसी का राज्य अपहरित करके। इसीलिए मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ईश्वर के प्रति है और सामान्य जनता के प्रति नहीं है, और मैं वही करता हूँ कि जो ईश्वरीय आदेश है और मेरे लिए सल्तनत के लिए आवश्यक है। तो इस तरह आप देखें तो जो सुल्तान है वो अपने को कहने का मतलब मजबूत रखने के लिए, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, सामान्य व्यक्तियों से ऊपर रखने के लिए वो कहीं कहीं ईश्वर से अपने को जोड़ते हैं। तो इस तरह एक दैवीय जो राजत्व का सिद्धांत है वो भी सल्तनत काल में आपको दिखाई देगा। दूसरी बड़ी बात कि जो केंद्रीय शासन है उसमें मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था आपको दिखाई देगी। हालांकि बड़ी परिपक्व नहीं थी, लेकिन इसका उल्लेख मिलता है। और जो राजनीतिक संस्था यानी मंत्रिपरिषद थी, उसमें जो मजलिस खलवत एक नाम आता है, मजलिस खलवत, ये मंत्रिपरिषद है और ये सुल्तान को सलाह देता है यानी शासन के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने में। तो जो सुल्तान है वो इनके आदेशों को, इनके सलाह को मानता है, लेकिन सुल्तान के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। अक्सर करके वो मान लेता है, लेकिन अगर सुल्तान को लगता है कि इनकी सलाह मानना बात जरूरी नहीं है तो इसकी अवहेलना नहीं करता। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का एक उदाहरण है कि जब उसने राजधानी परिवर्तन की बात की तो जो मजलिस खलवत थे उसने उज्जैन को नई राजधानी बनाने का सलाह दिया और नई राजधानी बनाने का सलाह दिया। तो इस सुझाव को उसने सुझाव की अवहेलना करके दौलताबाद को नई राजधानी बनाया। तो एक महत्वपूर्ण संस्था है मंत्रिपरिषद जिसको कर सकते हैं। उससे छोटी सी एक और सलाहकारी संस्था है जिसे राय ए दरगाह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बड़ी है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं दिखेगी, जो छोटी है वो ज्यादा शक्तिशाली दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि जो राय दरगाह है इसमें सुल्तान के अति विश्वसनीय लोग शामिल होते थे। तो ये दोनों संस्थाएं एक तरह से केंद्रीय प्रशासन में सलाहकारी की भूमिका निभाती है या मंत्रिपरिषद जैसी। दूसरी चीज, सुल्तान जो अपने कार्यों का संपादन करता था उसके लिए दो तरह की व्यवस्थाएं थी, दो तरह के कक्ष पाए जाते हैं। एक बार-ए-आजम, एक ये दरबार है बार-ए-आजम, इसमें सुल्तान अपनी जन अदालत लगाता था। दूसरी चीज, विदेशियों से मुलाकात करता था और कहने का मतलब विदेशियों से मुलाकात करता था, जन अदालत लगाता था और सामान्य जो कार्य हैं प्रशासन के उसको संपादित करता था, यानी जो बार-ए-आजम है। दूसरा बार-ए-खास, बार-ए-खास ये गोपनीय कक्ष था सुल्तान का जिसमें वो गोपनीय कार्य को संपादित करता था। इस तरह की संस्थाएं जो है मुगल काल में देखेंगे ज्यादा डेवलप होंगे। जैसे वहां भी आप देखेंगे तो जैसे यहाँ बार-ए-आजम है, बार-ए-खास है, उसी तरह मुगल काल में दरबार-ए-आम और दरबार-ए-खास के रूप में आपको दिखाई देगा। आगे की वीडियो में हम लोग जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे, वजीर से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है।